शिवसेना पर आखिरकार एकनाथ शिंदे का अधिकार हो गया है। चुनाव आयोग ने पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर जो फैसला किया है उससे ये साफ हो गया है कि बाला साहेब ठाकरे की विरासत का असली हकदार एकनाथ शिंदे ही है। यानी 18 साल पहले बाला साहेब ठाकरे ने शिवसेना के भीतर सत्ता लोलुपता की चाह रखने वालों को जो श्राप दिया था वो आज आखिरकार पूरा हो गया है। एक तरफ जहां हमेशा बाप के नाम पर राजनीति करने की चुनौती देने वाले उद्धव ठाकरे की करारी हार हुई है, वहीं चुनाव आयोग के फैसले से एकनाथ शिंदे गुट की बहुत बड़ी विजय मिली है। आज के वीडियो में इससे जुड़ी कई जानकारी आपके साथ साझा करूंगा। ये बताऊंगा कि किस प्रकार हिंदुत्व की विचारधारा से समझौता करने वाले और प्रधानमंत्री मोदी को ललकारने वाले उद्धव ठाकरे की राजनीति पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। शिवसेना में कब्जे की लड़ाई अब चरम पर पहुंच चुकी है। दोनों गुट आपस में लड़ रहे हैं। इस बात की जंग शुरू हो गई है कि शिवसेना की विरासत को संभालने का जिम्मा किसे मिलेगा। बाला साहेब ठाकरे के अपने पुत्र को, जिन्होंने उनके विचारों से समझौता कर लिया, या फिर एकनाथ शिंदे को, जिन्होंने उनके विचारों को आगे बढ़ाने के लिए सत्ता को भी त्यागने से परहेज नहीं किया। अब इस बात का फैसला तो जनता करेगी जब मतदान होगा कि आखिर कौन किसके पास असली विरासत है। लेकिन पहली लड़ाई कानूनी तौर पर शुरू हुई कि शिवसेना पार्टी का नाम, चुनाव चिन्ह जो धनुष बाण है वो किसे मिलेगा। अब ये मामला तो चुनाव आयोग में जैसे ही पहुंचा उसने दोनों को फ्रीज कर दिया और दोनों गुटों को 3-3 नाम और 3-3 चुनाव चिन्ह लाने के लिए कहा। अब देखिए जो पार्टी का नाम है ना उससे आपको समझ में आएगा, क्योंकि दोनों गुटों ने तो 3-3 नाम दिए। अब चुनाव आयोग ने जो फैसला किया आप देखिए, उसमें असली नकली का भी पता चलता है। जो उद्धव गुट का नाम है उसकी पार्टी का नाम मिला है शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे, यानी बाला साहेब से भी पहले, मतलब उद्धव का नाम जो है प्राथमिकता में है। ये मैं बताना चाह रहा हूँ। बाला, खैर वहाँ का तो ये कल्चर होता है कि अपने नाम के साथ पिता का नाम जुड़ा होता है, लेकिन ये उद्धव की पार्टी है, ये साफ हो गया। लेकिन एकनाथ शिंदे की पार्टी का नाम क्या है ये देखिए, बाला साहेबची शिवसेना, यानी सिर्फ और सिर्फ बाला साहेब का नाम है। अब क्या कहेंगे आप कि कौन है असली शिवसेना। अब आप चुनाव चिन्ह पर आइए। चुनाव आयोग ने जो दोनों पार्टियों को चुनाव चिन्ह दिए हैं उससे भी आपको शिवसेना की विरासत के बारे में पता चलेगा। उद्धव गुट को चुनाव चिन्ह मशाल मिला है, जबकि एकनाथ शिंदे गुट को जो चुनाव चिन्ह मिला है वो 2 तलवारें और ढाल है। अब आप कहेंगे इसमें कौन सी बातें हैं, ये तो अच्छे प्रतीक हैं। लेकिन बात प्रतीक की नहीं है, बात बाला साहेब ठाकरे की विरासत को आगे बढ़ाने की है। अब आप देखिए कि जब शिवसेना की बाला साहेब ने स्थापना की और जो पहला चुनाव लड़ा था उस दौरान यही 2 तलवारें और 1 ढाल ही उनका चुनाव चिन्ह था। और ये बात कब की है, 1967-68 का निकाय चुनाव था। उस समय बाला साहेब ने मुंबई और कुछ अन्य जगहों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया था। तब उन्होंने जो चुनाव चिन्ह था वही 2 तलवारें और 1 ढाल थी, जिसे आज एकनाथ शिंदे ने बनाया है। अब 54 साल बाद शिवसेना का वही पुराना इतिहास लौट कर आया है। अब ये जो तलवार और ढाल प्रतीक चिन्ह है ना, उससे एक और विशेष चीज जुड़ी हुई है। इससे ये चीजें, ये चुनाव चिन्ह शिवाजी महाराज की पहचान है। इसलिए एकनाथ शिंदे इस चुनाव चिन्ह के मिलने से बेहद खुश है। अब मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं। आपको मैं कई सारी चीजें दिखाऊंगा जिससे पता चलेगा कि बाला साहेब की विरासत को कौन संभाल रहा है, कौन हकदार है। ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब आप आइए दशहरा रैली में। दशहरा रैली तो शिवसेना के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण आयोजन होता है और इसके लिए कितनी लड़ाइयाँ दोनों गुटों ने लड़ी हैं मैदान के लिए, वो तो आपने देखा। कोर्ट को भी हस्तक्षेप करना पड़ा। अब जो दोनों की रैली थी, दोनों में एक एक सीट मंच पर खाली छोड़ दी गई थी, एक एक कुर्सी खाली थी। आपका ध्यान शायद नहीं गया होगा क्योंकि लड़ाई में ही सारी बातें निकल गईं। वो किसके लिए खाली छोड़ी गई थी ये आप देखिए। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि उद्धव ठाकरे ने अपनी रैली में एक जो सीट छोड़ी थी ना, वो संजय राउत के लिए छोड़ी थी।
अब संजय राउत कौन है? भ्रष्टाचार के आरोप में 1000 करोड़ के चौल घोटाले के मामले में जेल में बंद है, जमानत नहीं मिल पा रही है। जो इतने बड़बोले थे, इतनी धमकियां देते थे, इतनी सारी कवायदें करते थे शिवसेना के लिए, उद्धव ठाकरे की तरफ से बोलते थे, वो अब भी तक जेल में हैं। कोर्ट भी जो सबूत देख रही है, उसके बाद उसे जमानत नहीं मिली है। उस संजय राउत के लिए मंच पर एक कुर्सी खाली छोड़ी गई थी। अब आप एकनाथ शिंदे में आइए। एकनाथ शिंदे की रैली में जो कुर्सी खाली छोड़ी गई थी, वो बाला साहेब ठाकरे के नाम पर छोड़ी गई थी। तो ये है दोनों का बहुत बड़ा फर्क, आपको समझना पड़ेगा कि बाला साहेब की विरासत का असली हकदार कौन है, इससे भी पता चलता है। विजयादशमी के दिन एक और बात हुई इन दोनों की रैली में। एक एक कुर्सी तो खाली छोड़ी गई थी, इसके अलावा बाला साहेब ठाकरे के परिवार को लेकर अगर बात करें तो उस पर भी एकनाथ शिंदे भारी पड़ते हैं। जहां उद्धव ठाकरे की रैली में सिर्फ और सिर्फ उनका परिवार था और कोई नहीं था, वहीं दूसरी तरफ आप एकनाथ शिंदे की रैली में आइए तो वहां बाला साहेब के परिवार के बाकी लोग भी उपस्थित थे। आप रिपोर्ट देख लीजिए। यहां पर उद्धव ठाकरे के भाई, भतीजे और मतलब उनकी पत्नी, बहुत सारे लोग, मतलब बाला साहेब का अगर असली कुनबा देखना है तो आपको एकनाथ शिंदे की रैली में जाना पड़ेगा, और वो एकनाथ शिंदे का समर्थन कर रहे हैं। इसका मतलब पारिवारिक तौर पर भी उद्धव ठाकरे अकेले हैं। वो ये दावा कर ही नहीं सकते। ये क्या संभव है कि अगर कई भाई हों और एक भाई बोले कि जी मैं ही बाला साहेब की विरासत मेरे पास ही रहेगी? ऐसा संभव नहीं है। इसका मतलब है जो वैचारिक रूप से एकनाथ शिंदे आगे बढ़ रहे हैं, उसमें बाला साहेब ठाकरे के अन्य पुत्र एकनाथ शिंदे के साथ खड़े हो गए हैं। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। चलिए, परिवार छोड़िए, चुनाव चिन्ह छोड़िए, नाम छोड़िए, असली फैसला कौन करेगा लोकतंत्र में? जनता जनार्दन ही तो करेगी ना। अब आप दोनों की रैलियों को देखिए। दोनों की रैली में जब आप भीड़ देखेंगे ना तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। एकनाथ शिंदे की रैली में जितनी भीड़ थी ना, उसकी आधी भी उद्धव ठाकरे की रैली में नहीं थी। और जो दावा किया गया है ना कि मतलब लाखों की संख्या में एकनाथ शिंदे की रैली में लोग आए थे, और उद्धव ठाकरे का जो मैदान है ना वो ही छोटा था, वो बहुत बड़ा नहीं था। तो यहाँ पर भी आकर के अगर जनता जनार्दन के सपोर्ट को आप देखें तो उसमें भी उद्धव ठाकरे का गुट काफ़ी पीछे रह जाता है। अब मैं आपको विधायकों, सांसदों की बात करता हूँ कि पार्टी किसकी असली है, नकली है, इस पर फैसला कैसे होगा? ये तो जनप्रतिनिधि तय करेंगे ना। वो चाहे स्थानीय तौर पर चुने हुए जनप्रतिनिधि हों, विधायक हों, सांसद हों। तो इस मामले में भी उद्धव ठाकरे, अब जब उद्धव ठाकरे की बात कहता हूँ ना तो आप उनकी हनक देखिए, कैसे डराते थे जब विधायकों ने बगावत की थी। आज की स्थिति ये है कि 56 विधायकों में से 40 विधायक शिंदे के साथ हैं, और सांसदों की बात कीजिए तो 18 में से 12 सांसद शिंदे गुट के साथ हैं। मतलब बाला साहेब की जो असली विरासत है वो अब सीधे सीधे एकनाथ शिंदे के पास पहुंच गई है, और उसी की कड़ी है जो नाम या चुनाव चिन्ह के रूप में देखने को मिल रहा है। अब आपके मन में ये सवाल खड़ा हो रहा होगा कि आखिर उद्धव ठाकरे की यह हालत क्यों हुई? क्यों जनता जनार्दन ने, विधायक ने, सांसदों ने उनका साथ छोड़ दिया? अब इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा दूर नहीं, 2-3 साल पीछे ही जाना पड़ेगा। और क्यों? क्योंकि जिस शरद पवार को लेकर बाला साहेब ठाकरे ने एक बड़ी बात कही थी, उनकी धोखेबाजी के लिए उनसे हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था, उन्हीं शरद पवार से प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती देने के लिए उद्धव ठाकरे ने हाथ मिला लिया। पहले मैं आपको बाला साहेब ठाकरे का वो बहुत पुराना बयान सुनाता हूं, आप सुनिए क्या कहा है शरद पवार के बारे में, सुन लीजिए। A simple thing is the man who is responsible for toppling down their government, that is Vajpayee government, how can we afford to have a shake hand with him? देख रहे हैं अब ये शरद पवार के लिए क्यों कहा, आप जानते हैं? वाजपेयी सरकार जब एक मत से अल्प मत में आ गई थी, विश्वास मत खो दिया था वाजपेयी सरकार ने, तब शरद पवार को ही इसके लिए जिम्मेदार माना गया था। और तब बाला साहेब ठाकरे ने कहा था कि ये धोखेबाज, इन्होंने ही सारा काम किया है, इनके साथ हाथ नहीं मिलाएंगे।
लेकिन उसी शरद पवार को लेकर शिवसेना में इतना बड़ा बदलाव देखने को मिला। संजय राउत और उद्धव ठाकरे इन्हें भीष्म पितामह बताने लगे। जरा खुद ये बयान सुनिए। देश के राजनीति के सबसे बड़े नेता हैं, मैं तो उनको भीष्म पितामह कहता हूँ। अब आपको मैं दूसरी बड़ी वजह दिखाता हूँ। जिस गांधी परिवार के प्रति बाला साहेब के मन में हमेशा नफरत का भाव रहा और किस प्रकार से रहा वो आप रिपोर्ट में देखिए। मैं क्या पढ़ूं, आप खुद पढ़ लीजिए। उससे उद्धव ने भुला दिया। आप पहले एक बहुत ही छोटा सा बयान सुनिए। कारण काँग्रेस पक्षामध्ये एवढे हिजडे होते इतके की आता चावायचे तरी कोणाला। लेकिन उद्धव ठाकरे ने उन्हीं सोनिया के आगे समर्पण कर दिया और उन्हीं की बैसाखी पर सरकार बना ली। लेकिन क्या आपको पता है, बाला साहेब ठाकरे को इन सारी चीज़ों के बारे में पता था। वो बड़े दूरदर्शी थे। वो जानते थे कि उनके बाद शिवसेना में क्या हाल होने वाला है और शायद मुझे लगता है कि वो अपने रहते ये चीज़ समझ गए थे कि उद्धव ठाकरे में सत्ता लोलुपता है। वो सत्ता तक पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब ये बयान सुनकर आपको भी लगेगा, ये भी तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है, लेकिन उन्होंने ये बात क्यों कही और कितनी बड़ी भविष्यवाणी है। आप देखिए, ये बहुत पुराना बयान है। आप सुनिए इन्होंने क्या कहा है। मैं मेरी शिवसेना की कांग्रेस नहीं होना दूंगा, नहीं, कभी नहीं। और मुझे जब ये मालूम होगा कि हो रही है तो आई विल क्लोज माई शॉप। अलग हो जाएंगे। हाँ? अलग हो जाएंगे उनसे। अलग नहीं चाहिए। शिवसेना चुनाव नहीं लड़ेगी। क्या साथियों, उद्धव ठाकरे भारतीय राजनीति के लिए एक केस स्टडी है। आज आप ये समझ लीजिए कि हिंदुत्व इस समय भारतीय समाज का एक प्राण तत्व बन चुका है। 2014 से पहले अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के लिए नेता, इस देश के नेता हिंदुत्व का मजाक उड़ाकर, अपमानित कर सरकार बना लेते थे, क्योंकि ये तो आंकड़ों का अंक गणित होता था ना। लेकिन 2014 के बाद इस देश की जनता जागरूक हो चुकी है। अब वो हिंदुत्व का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती है और यही वजह है कि हिंदुत्व के जो सबसे बड़े झंडा बरदार हैं बाला साहेब ठाकरे, उनके खुद के पुत्र हिंदुत्व का अपमान करने के कारण, प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती देने के कारण आज इस स्थिति में पहुंच चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है दोस्तों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही साथियों, आपसे फिर गुजारिश करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप मेरे इस शॉर्ट वीडियो के संस्करण को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि 1 मिनट में, सिर्फ 1 मिनट में जो मैं खबरें आप तक पहुंचाना चाहता हूं, जो सनातन संस्कृति से जुड़ी हुई है, राष्ट्र प्रेम से जुड़ी हुई है, देश के विकास से जुड़ी हुई है, वो भी आप लोगों तक पहुंच सके। तो इसे भी आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।